नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही क्लासिक, हाईली एंटरटेनिंग और इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर को डीप डाइव करने वाले हैं। लेकिन किसी भी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन समझने से पहले उसके ऑथर के माइंड और उनके वक्त को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले इस सेगमेंट में हम देखेंगे कंटेक्स्ट ऑफ द ऑथर और इस स्पेसिफिक टेक्स्ट अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिक का बैकग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफिकल स्केच से। चार्ल्स लैम्ब का जन्म 1775 में हुआ था और उनकी डेथ 1834 में हुई और इन्हें पूरे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ज्यादा एंगेजिंग पर्सनल एसेइस्ट में से एक माना जाता है। इनका बचपन इनर टेम्पल लंदन में बीता था। दरअसल वहां उनके फादर मिस्टर सैमुअल सॉल्ट के क्लर्क थे, जो कि इनर टेम्पल के बेंचर्स में से एक थे। अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो 1782 में उन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल नाम के एक स्कूल में एडमिशन लिया, जहां वो 1789 तक रहे। ये जगह उनके लिए इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि यहाँ उनकी दोस्ती एक और लेजेंडरी राइटर सैमुअल टेलर कॉलरिज से हुई। कॉलरिज उनसे 2 साल बड़े थे और चार्ल्स लैम्ब उनके लिटरेरी जीनियस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि इनकी ये दोस्ती इनकी मौत तक कायम रही। अब आते हैं उनके प्रोफेशनल करियर पर। शुरुआत में चार्ल्स लैम्ब ने कुछ टाइम के लिए साउथ सी हाउस में काम किया, जहां उनके भाई जॉन एक अच्छी पोस्ट पर थे। लेकिन उनका लंबा करियर 5 अप्रैल 1792 को शुरू हुआ, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स ऑफिस में एज अ क्लर्क ज्वाइन किया और वो वहां अपनी रिटायरमेंट तक 1825 तक काम करते रहे। ये बायोग्राफिकल बैकग्राउंड सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक क्लर्क और एसेइस्ट की लाइफ कितनी ज्यादा नॉर्मल और पीसफुल रही होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अपोजिट थी। उनकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली बहुत ही हार्श और ट्रैजिक थी। चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी एन दोनों को अपनी लाइफ में सीवियर मेंटल इलनेस फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि 1795 में चार्ल्स को 6 वीक्स एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी बिताने पड़े। 1799 के बाद दोनों भाई बहन एक साथ रहने लगे और उन्होंने अपनी इन्हीं ट्रेजेडीज के बीच बच्चों के लिए कुछ फैंटास्टिक बुक्स पर कोलैबोरेट किया। 1807 में दोनों की मिलकर लिखी गई फेमस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश हुई, जिसने काफी नाम कमाया। लेकिन चार्ल्स लैम्ब को एज एन इंडिविजुअल राइटर लिटरेरी फेम थोड़ा लेट ही मिला। उन्होंने पहले ड्रामा और पोएट्री में ट्राई किया था। टोटल 4 प्लेज उन्होंने लिखे, पर उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने 1820 में लंदन मैगजीन में अपने एसेज ऑफ इलिया पब्लिश करना शुरू किया। इलिया उनका पेन नेम था, यानी एक सूडोनेम डिस्गाइज था, जिसके पीछे उन्होंने अपनी एक पर्सनल मेमोरी जैसी दुनिया बना रखी थी। ये एसेज इंस्टेंटली इतने पॉपुलर हो गए कि 1823 में इनका एक बुक लेंथ कलेक्शन भी लॉन्च किया गया। और दोस्तों इन्हीं कलेक्शन ऑफ एसेज में से एक मास्टरपीस है हमारा आज का टॉपिक। सितंबर 1822 में लंदन मैगजीन में इलिया के नाम के अंडर उनका एक क्लासिक एसे अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग पब्लिश हुआ था। ये टेक्स्ट चार्ल्स लैम्ब को उनके सबसे ह्यूमरस और फन एलिमेंट्स में पेश करता है। उनके दोस्तों और क्रिटिक्स का मानना था कि उनकी पर्सनालिटी में टेंडरनेस, गुड सेंस और ह्यूमर का एक परफेक्ट ब्लेंड था और वो दिखावा या हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपनी पर्सनल लाइफ के दुख दर्द को उन्होंने अपने एसेस के सटल ह्यूमर और पैथोस के पीछे इतनी खूबसूरती से छुपाया कि वो इंग्लिश एसे राइटिंग के ग्रेट मास्टर्स में गिने जाते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट और ऑथर का कंप्लीट बैकग्राउंड, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑफिस क्लर्क अपनी डिफिकल्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक लाइट हार्टेड बॉइस्टरस एसे में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस एसे के कोर पर आते हैं, यानी इस टेक्स्ट की एक बहुत ही डिटेल्ड समरी। इस सेगमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को समझेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये रोस्टिंग का आइडिया एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। एसे की शुरुआत में चार्ल्स लैम्ब एक बहुत ही फनी एनेक्डोट सुनाते हैं, जो उनके दोस्त थॉमस मैनिंग ने उनके साथ शेयर किया था। टेक्स्ट में लैम्ब उन्हें माय फ्रेंड एम बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक चाइनीज मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर उन्हें समझाई थी। इस एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से शुरुआती 70,000 एजेस तक इंसान अपना मीट बिल्कुल कच्चा, यानी रॉ खाता था। लोग जिंदा जानवर को अपने नाखूनों से नोचकर और काटकर खा जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एब्सीनिया में आज भी होता है। एक फेमस चीनी सेज कॉन्फ्यूशियस ने अपनी बुक मंडेन म्यूटेशंस में
रॉ मीट खाने वाले दौर को एक गोल्डन एज कहा था और इसका नाम शू फांग रखा था, जिसका मतलब होता है कुक्स हॉलिडे। तो फिर आखिर मीट को पकाकर खाने का आर्ट कैसे डिस्कवर हुआ? लैम्ब बताते हैं कि रोस्टिंग या बॉइलिंग का आर्ट एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्वेन हर्ड यानी सुअर चराने वाला इंसान था जिसका नाम था होती। एक दिन होती अपने पिग्स के लिए खाना लेने जंगलों में गया और अपनी झोपड़ी की देखभाल अपने सबसे बड़े बेटे बोबो पर छोड़ गया। बोबो एक बहुत ही क्लमजी और आलसी लड़का था जिसे आग से खेलना बहुत पसंद था। खेलते खेलते गलती से उसने एक स्ट्रॉ के बंडल में आग लगा दी और देखते ही देखते उनकी पुरानी प्री हिस्टोरिक झोपड़ी जलकर राख हो गई। लेकिन झोपड़ी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था। उस घर के अंदर एक लिटर ऑफ न्यू फैरोड पिग्स थी, यानी 9 छोटे-छोटे न्यूबॉर्न बच्चों का झुंड था, जो उस आग में जलकर मर गए। उस जमाने में चाइना पिग्स को पूरे ईस्ट में एक लग्जरी माना जाता था। बोबो बहुत बुरी तरह डर गया, घर जलने की वजह से नहीं, बल्कि उन 9 बच्चों के मरने की वजह से। जब वो उन जले हुए बच्चों के पास खड़ा हुआ सोच रहा था कि वो अपने फादर साहब को क्या जवाब देगा, तभी उसकी नाक में एक ऐसी डिलीशियस और नई ऑर्डर आई जो उसने पहले कभी नहीं स्मेल की थी। एक ऐसी खुशबू जिससे उसके मुंह में पानी आने लगा था, एक सलाइवा आने लगा था, जिसे टेक्स्ट में प्री मॉनिटरी मॉइस्टनिंग कहा गया है। जब बोबो ने आगे झुककर एक जले हुए पिग को टच किया, ये देखने के लिए कि उसमें जान है या नहीं, तो उसकी उंगलियां जल गई। अपनी उंगलियों को ठंडा करने के लिए उसने अपनी उंगलियां मुंह में डाली। उसके हाथ में उस जले हुए पिग की थोड़ी सी क्रिस्प आउटर स्किन चिपक गई थी और दुनिया में पहली बार किसी इंसान ने क्रैकलिंग का टेस्ट किया। उसने फिर से पिग को छुआ और इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे समझ आने लगा कि ये डिलीशियस स्मेल और टेस्ट एक्चुअली इस जले हुए पिग का ही है। वो बिल्कुल बीस्टली फैशन में बैठकर जले हुए पिग के स्किन और फ्लेश को फाड़ फाड़ कर खाने लगा। तभी उसका फादर होती वहां एक रिब्यूटरी क्यूजल यानी एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और गुस्से में बोबो को पीटना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे पीटता है वो जैसे उस पर ओले बरसा रहा हो। लेकिन बोबो को उन मार पड़ते हुए डंडों का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उसे मक्खियों के भिनभिनाने जैसे लगती हैं। वो मजे से बस अपना मीट खाने में लगा रहता है। उसे बस पेट में जा रहे उस डिलीशियस खाने से मतलब था। बोबो अपने फादर से भी कहता है, ओ फादर द पिग, डू कम एंड टेस्ट हाउ नाइस द बर्न्ड पिग ईट्स। जब होती खुद उस पिग को डरते हुए टेस्ट करता है, तो उसे भी वो टेस्ट इतना पसंद आता है कि दोनों बाप बेटा बैठकर पूरे 9 पिग्स का सारा बचा हुआ मीट खा जाते हैं। दोनों ये कसम खाते हैं कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे, वरना उनके पड़ोसी उन्हें जान से मार देंगे, क्योंकि उन्होंने गॉड के दिए हुए रॉ मीट की फॉर्म को बदल दिया। लेकिन राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने नोटिस किया कि जब भी होती के पिग्स बच्चे देते हैं, उसके घर में आग लग जाती है। पड़ोसियों ने उसकी जासूसी की और आखिरकार इन दोनों बाप बेटे को पकड़कर टेकन टाउन कोर्ट में ट्रायल के लिए लाया गया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट देखिए, कोर्ट में जब सबूत के तौर पर वो बर्न्ट पिग पेश किया गया, तो ज्यूरी के हेड ने उसे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। उसके बाद पूरी ज्यूरी ने जले हुए मीट को टेस्ट किया और उसे इतना डिलीशियस पाया कि उन्होंने जज की एक नहीं सुनी और इंस्टेंटली बाप बेटे को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। उस जज ने आगे चलकर चुपचाप मार्केट से सारे पिग खरीद लिए और कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि जज का बड़ा सा टाउन हाउस आग की लपटों में जल रहा था। बस फिर क्या था, ये प्रैक्टिस आग की तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गई। हर दिशा में सिर्फ घरों के जलने का धुआं दिख रहा था। लोग रोस्टेड पिग खाने के लिए अपने घरों में आग लगाने लगे। इसका असर ये हुआ कि फ्यूल और पिग्स दोनों बहुत एक्सपेंसिव हो गए और इंश्योरेंस ऑफिसेज ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। लोगों ने काफी कमजोर और सस्ते घर बनाने शुरू कर दिए ताकि उन्हें जलाया जा सके। और एक वक्त पर ऐसा लगने लगा कि आर्किटेक्चर की साइंस इस दुनिया से अब हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये बेवकूफी भरा ट्रेंड तब तक चलता रहा जब तक एक होशियार इंसान जैसे इंग्लैंड का फिलोसफर जॉन लॉक ने आकर ये डिस्कवरी नहीं की कि भैया पिग को पकाने के लिए पूरे घर को जलाने की जरूरत नहीं होती, उसे आग पर भी पकाया जा सकता है। और इस तरह दुनिया में ग्रिटेरियन यानी लोहे के सरिये जिन पर मीट भूनते हैं, उनकी फॉर्म शुरू हुई। ये स्टोरी दिखाती है कि इंसान को बेसिक सी चीजें सीखने में भी कितना लंबा वक्त लगता है। रोस्टिंग की कहानियां खत्म हो जाती है, लेकिन लैम्ब की पैशन यहाँ से शुरू होती है। वो कहते हैं कि दुनिया के सारे ईटेबल्स यानी मिंडस एडिबिलिस में रोस्टेड पिग सबसे फाइनेस्ट डेलिकेसी यानी प्रिंसेप्स ऑप्सोनियोरम है।
लैम्ब को बड़े सुअर पोकर्स का मीट नहीं पसंद, उन्हें सिर्फ अ मून ओल्ड यानी एक महीने से छोटे इनोसेंट सकलिंग पिग पसंद है, जिसे प्रॉपरली रोस्ट किया गया हो। इसको डिटेल में समझाने के लिए लैम्ब अपने बचपन की एक याद ताजा करते हैं। जब वो स्कूल में थे, उनकी गुड ओल्ड आंट उन्हें छुट्टियों के बाद हमेशा एक स्मोकिंग प्लम केक बनाकर प्रेजेंट करती थी। एक बार लंदन ब्रिज पार करते हुए एक फेक भिखारी ने उन्हें रोककर भीख मांगी और वैनिटी और सेल्फ डिनायल के चक्कर में लैम्ब ने अपना पूरा केक उसे दे दिया। लेकिन थोड़ी देर आगे चलकर लैम्ब बहुत रोए और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी आंट की मेहनत और गिफ्ट की बिल्कुल कदर नहीं की और उसे एक अनग्रेटफुल और इम्पोस्टर भिखारी को दे दिया। इस चाइल्डहुड एनेक्डोट को लैम्ब इसलिए सुनाते हैं ताकि वो एम्फेसाइज कर सकें कि वैसे तो वो अपने दोस्तों में सब कुछ फ्रीली बांटते थे, लेकिन जब बात रोस्ट पिग की आती है, तब वो उसे बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। रोस्ट पिग एक ऐसी चीज है जो लैम्ब के अकॉर्डिंग स्पेशली उन्हीं के इंडिविजुअल टेस्ट के लिए बनाई गई है और इस चीज को उन्होंने अपने लिए रिजर्व्ड रख कर रखा है। और इस तरह लैम्ब टेक्स्ट के एंड में एक हाइपोथेटिकल कुक मिसेस कुक को भी एडवाइस देते हैं कि अनियन और गार्लिक जैसी स्ट्रॉन्ग चीजें वो इस चीज को बनाने में बिल्कुल यूज ना करे, क्योंकि ये टेंडर बच्चे जैसा मीट इन हार्श फ्लेवर से खराब हो जाता है। तो दोस्तों, इस हाईली एंटरटेनिंग स्टोरी और बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम अपने लिटरेरी सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल सेगमेंट में एंटर करते हैं। इस पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे टेक्स्ट के मेन थीम्स, चार्ल्स लैम्ब के ब्रिलियंट ह्यूमर और उनके यूनिक प्रोज स्टाइल पर। चलिए बिना किसी ब्रेक लिए एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को अनरैप करते हैं। देखने में ये ऐसे सिर्फ एक रोस्ट पिक के ऊपर लिखा गया एक फनी सा पीस लगता है, लेकिन इसके अंदर लैम्ब ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम्स छुपा कर रखे हैं। सबसे पहली थीम है द ओरिजिन ऑफ कलनरी आर्ट। लैम्ब इस एस्से की शुरुआत एक ह्यूमरस एनेक्डोट से करते हैं, जो ऐसा लगता है कि उनके दोस्त थॉमस मैनिंग ने उनके साथ शेयर किया था। ये एनेक्डोट हमें एंशिएंट और प्रिमिटिव टाइम्स में ले जाता है और बताता है कि कैसे चाइनीज विलेज में एक एक्सीडेंटल इवेंट की वजह से पिग को रोस्ट करने की प्रैक्टिस शुरू हुई थी। दूसरी थीम है इंटेंस पर्सनल पैशन एंड जनरॉसिटी की लिमिट्स। लैम्ब अपनी स्टोरी के थ्रू एक इंटेंस फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें रोस्ट पिग कितना ज्यादा पसंद है। वो क्लियरली बताते हैं कि वैसे तो वो लाइफ की सभी अच्छी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन जब बात रोस्ट पिग की आती है, तो वो किसी भी अटमोस्ट कंपल्शन ऑफ जनरॉसिटी यानी किसी भी हाल में अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो अपने बचपन का प्लम केक वाला एनेक्डोट सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने एक भिखारी को अपना पूरा केक दे दिया था, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ। एक और बहुत ही स्ट्राइकिंग थीम जो क्रिटिक्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ क्रुएलिटी। जब लैम्ब रोस्ट पिग के लिए अपने पैशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों में पिग्स के फेट के टुवर्ड्स एक कॉललेसनेस यानी क्रुएलिटी की झलक भी दिखाई देती है। जैसे कि वो पिग को आग में रोस्ट होते हुए देखकर उसके खूबसूरत आंखों के मेल्ट होकर गिरने को एंजॉय करते हैं। यही नहीं, वो पुराने जमाने के उस ब्रूटल कस्टम को भी अप्रूव करते हुए नजर आते हैं, जहां पिग्स को पकाने से पहले चाबुक से पीट पीट कर मार दिया जाता था ताकि उसका मीट और ज्यादा टेंडर हो सके। एक लास्ट पॉइंट थीम के कंटेक्स्ट में है एनेक्रोनिज्म यानी मिक्सिंग ऑफ टाइम पीरियड्स। ओरिजिन स्टोरी प्रिमिटिव टाइम्स की है, लेकिन लैम्ब ने उस नैरेटिव में ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो कैरेक्टर वाइज मॉडर्न है। जैसे कि उस प्रिमिटिव सीन में एक जज, एक ज्यूरी और एक रेगुलर ट्रायल का होना। यहाँ तक कि उनकी ये स्टेटमेंट थी, द इंश्योरेंस ऑफिस वन एंड ऑल शट अप शॉप। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने एक प्रिमिटिव इंसिडेंट को कंटेम्पररी टाइम्स यानी मॉडर्न कंटेक्स्ट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब चलते हैं इस एस्से की जान पर, यानी इसके ह्यूमर पर। नॉर्मल तौर पर चार्ल्स लैम्ब के ज्यादातर एसेज में उनकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज, ग्रेट मिसफॉर्च्यून और एक पिटी का स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट हमेशा फील होता है। कहा जाता है कि वो हर चीज पर जल्दी से इसलिए हंसते थे ताकि उन्हें रोना ना पड़े। वो हमेशा अपने हाईली पर्सनलाइज्ड एस्से में अपने आसपास की लाइफ, प्रिटी चीजें और पैथेटिक इंसिडेंट्स को प्रोजेक्ट करते थे। लेकिन अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट प्रोज पीस है, जिसमें आपको उनके पर्सनल एगनी या पेन का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा एस्से है जहां बॉइस्ट्रस ह्यूमर पूरे नरेटिव को बिगनिंग से लेकर एंड तक डोमिनेट करता है। लैम्ब का ह्यूमर प्रोवोक करने का सबसे मेन डिवाइस है एग्जैजरेशन। वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इतनी एब्सर्डिटीज डाल देते हैं कि आपको हंसी आ ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब होती अपने बेटे बोबो को
हेल स्टोन्स की तरह डंडे से पीट रहा होता है, तो बोबो उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वो डंडा नहीं बल्कि मक्खियां उसको लग रही हों। एक और हिलेरियस एग्जैजरेशन तब आता है जब जज कोर्ट में नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट देता है और फिर जाकर सारे पिग्स खरीद कर खुद अपना घर जला देता है, जिसके डर से इंश्योरेंस वाले अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। इस ह्यूमर की सबसे खास बात ये है कि इसका टोन हमेशा लाइट रहता है और ये कभी मैलिस या साइनिसिज्म का रूप नहीं लेता। वो हमेशा स्पाइट यानी कि नफरत के बिना अपनी बात को रखते हैं। लैम्ब ह्यूमन लाइफ की इन प्लीजेंट नॉनसेंस और ग्रॉस एब्सर्डिटीज को एक बहुत ही इन्वॉल्व मैनर में हाईलाइट करते हैं, जिससे वो सिचुएशन बिल्कुल ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब चलते हैं उनके स्टाइल की तरफ। एक राइटर का स्टाइल डिफाइन करता है कि वो लैंग्वेज के रिसोर्सेज को अपने पर्पस के लिए कैसे यूज करता है। लैम्ब अपने एसेस को एसोसिएशनल पैटर्न्स के थ्रू डेवलप करते थे। इस एस्से में उनके थॉट्स और एसोसिएशंस का जो सीक्वेंस है, वो ऑथर की पर्सनालिटी का एक रिमार्केबल इंसाइट देता है। वो यूनिवर्सली इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अपने पर्सनल ट्रेड के साथ इतने एंथुसियाज्म से रिलेट करते हैं कि उनके नैरेटिव में एक ग्रेस और उनके स्टाइल में एक अलग ही फैसिनेशन आ जाती है। चलिए उनके स्टाइल के स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इटरेशन या फिर रिपीटेशन। लैम्ब एक ही इंप्रेशन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए फ्रेजेस को डैशेस से सेपरेट करके यूज करते हैं। जैसे कि पिग की क्रैकलिंग को डिस्क्राइब करते वक्त वो बोलते हैं क्रिस्पी, टॉनी, वेल वॉच्ड, नॉट ओवर रोस्टेड क्रैकलिंग, जिससे उनका इकास्टिक लव हाईलाइट होता है। आर्किक वर्ड्स और लैटिन एक्सप्रेशन। उनका स्टाइल थोड़ा सा ओवरस्टफ्ड लग सकता है क्योंकि वो आर्किक यानी पुराने और पेंडेंटिक वर्ड्स काफी यूज करते हैं, जैसे कि द एडहेसिव ओलिजिनस या इंटेनरेटिंग एंड डल्सिफाइंग। साथ ही उन्होंने मिंडस एडिबल्स और प्रिंसिप्स ऑब्जनियोरम जैसे लैटिन फ्रेजेस को एक के बाद एक क्विक सक्सेशंस में यूज किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इससे सेंटेंस का स्मूथ फ्लो कभी खराब नहीं होता और रीडर कंटेक्स्ट से इजीली मीनिंग समझ लेता है। मॉक हीरोइक मोड। लैम्ब इन स्कॉलरली वर्ड्स और एलिवेटेड डिक्शन को ट्रिवियल इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, जो एक्चुअली एपिक पोएट्री में बड़े इवेंट्स के लिए यूज होती है। जब वो इन हेवी वर्ड्स को छोटे छोटे इंसिडेंट्स पर लगाते हैं तो एक जबरदस्त ह्यूमर क्रिएट होता है। एलिजाबेथन इन्फ्लुएंस और ओरिजिनलिटी। लैम्ब को पुराने एलिजाबेथन राइटर्स जैसे सर थॉमस ब्राउन, स्पेंसर, ब्रूटन और आइजैक वॉल्टन का स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो उन्हें इमिटेट भी करते हैं। लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल ओरिजिनल था। उन्होंने अपने थॉट्स पर अपनी पर्सनालिटी का इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ा, जिससे उनकी राइटिंग में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक क्वालिटी आ गई जो इन पुराने राइटर्स में कभी भी नहीं थी। अ ट्रू रोमांटिक। एक सच्चे रोमांटिक राइटर की तरह लैम्ब अपने पावरफुल इंडिविजुअल फीलिंग्स और इमोशनल को स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होने देते हैं और स्टाइल की ट्रेडिशनल नॉर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस को सम अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग सिर्फ एक खाने की डिश के बारे में नहीं है। ये एक ब्रिलियंट एग्जांपल है चार्ल्स लैम्ब की यूनिक पर्सनालिटी और उनके एक्सेप्शनल प्रो स्टाइल का। हमने देखा कि कैसे उनका बॉइस्ट्रस ह्यूमर, एग्जैजरेशन और मॉक हीरोइक टोन एक आम से टॉपिक को हिलेरियसली एंटरटेनिंग बना देती है। उनके लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि इटरेशन, लैटिन एक्सप्रेशंस और हेयर से एनेक्डोट्स का परफेक्ट ब्लेंड है, जो उन्हें इंग्लिश एस्से का एक ग्रेट मास्टर बनाता है। और सबसे बड़ी बात, हमने समझा कि कैसे उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड से इंस्पायर होकर भी अपनी खुद की एक ऐसी ओरिजिनल रोमांटिक आवाज क्रिएट की जो आज इतने सालों बाद भी हमारे सिलेबसेस में गूंज रही है। आई होप इस वीडियो से आपको चार्ल्स लैम्ब के इस मास्टरपीस को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये टेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।